पलकों की छाँव में पार्ट 2। मिष्का ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और पलकें नीचे झुकी हुई थीं। वंश अब भी उसे लगातार देख रहा था, बिना पलकें झपकाए और बिना मुस्कुराए। उसकी नज़रों में एक डरावनी शांति थी। तो उसने फिर से पूछा, इस बार थोड़ी गहरी आवाज़ में, मेरे होने से डर लग रहा है तुम्हें, या अभी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी बीवी हो चुकी हो? मिष्का ने धीमे से सिर हिलाया। मुझे कुछ भी याद नहीं। वंश थोड़ा पास आया। उसका चेहरा मिष्का के बेहद करीब था। झूठ बोल रही हो तुम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मुझे देखा था ना सपने में, है ना? मिष्का का चेहरा डर और उलझन से भर गया था। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता कि सपने में आप थे? वंश के होठों पर अब बेहद हल्की सी मगर बेहद खतरनाक मुस्कान उभर आई थी। सपनों में जो चीज़ें दिखती हैं जाने मन, वो हकीकत से ज़्यादा सच होती हैं। मिष्का ने खुद को पीछे खींचना चाहा, लेकिन तभी वंश की उंगलियां उसकी कलाई पर कस गई थीं। वो मुझे बाहर जाना है। उसकी आवाज़ धीमी थी। वंश एक पल को भी अपनी जगह से हिला नहीं था। उसके चेहरे पर अब भी वो मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक शिकारी जैसी नज़र थी जो अपने शिकार को हर जरा याद दिलाना चाहता हो। इतनी जल्दी भी क्या है जंगली बिल्ली? उसकी आवाज़ गहरी और कटीली थी और अगले ही पल मिष्का की हल्की सी चीख हवा में घुल गई थी, क्योंकि वंश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए सीधे बिस्तर पर गिरा दिया था और अपने नीचे कैद कर लिया था। जिस तरह तुमने मुझे खरोंचा है। उसकी नज़रें मिष्का की आंखों में उलझ चुकी थीं। उसका हिसाब चुकता किए बिना नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मिष्का की सांसें तेज हो चुकी थीं। चेहरा उसके ठीक नीचे था। वंश का साया और उसकी गर्म सांसें उसे घेर रही थीं। छोड़िए, ये सही नहीं है, उसने घबरा कर कहा। वंश झुका, इतना कि उसके शब्द मिष्का के कान को छूते हुए गुजरे थे। अब सही और गलत तुम तय नहीं करोगी मिसेस रायज़ादा, क्योंकि अब तुम्हारे ख्वाबों में भी मेरी इजाज़त के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता। वैसे अब भाग क्यों रही हो? मिष्का का चेहरा लाल हो गया था। उसने पलटकर दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वंश ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली थी। रुको, वंश ने धीमे से कहा। क्या काम है आपको? उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखें नीचे थीं। उसकी उंगलियां रजाई के कोने को मरोड़ने लगी थीं, जैसे जवाब वहां छुपा हो। वंश ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसकी कलाई से अपनी उंगलियां धीरे धीरे सरकाईं और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। इतनी घबराई हुई क्यों लगती हो हर बार? उसकी आवाज़ धीमी मगर बेहद गहराई वाली थी। मैं कुछ भी करूं, तुम ऐसे कांपने लगती हो जैसे मैंने तुम पर बिजली गिरा दी हो। मिष्का ने आंखें बंद कर ली थी। आपको बिजली गिराने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत डरावने हैं। वंश की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी, एक शरारत भरी चमक। अच्छा, उसने धीमे से फुसफुसाया। तो डर लगता है मुझसे? वो थोड़ा और पास आया, इतना कि उसकी सांसें मिष्का के गालों को छूने लगी थी। तो फिर उसने जानबूझकर उसकी आंखों में देखे बिना कहा, अगर मैं अभी कह दूं कि तुम रात भर मुझसे ऐसे लिपटी थी जैसे। वंश ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। तो मिष्का की सांसें अटक गई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं थी वो एक झटके से पलटी, मगर वंश ने फुर्ती से उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया था। अभी कहाँ जा रही हो जान? आप बहुत, मिष्का बोलते बोलते रुक गई थी। बहुत क्या जान? वंश ने उसके नाक के पास उंगली से हल्का सा स्पर्श किया। जल्लाद, बहुत डरावने। उसका चेहरा अब उसके बिल्कुल सामने था, इतना पास कि मिष्का की धड़कनें खुद को ढांकने की कोशिश कर रही थीं। वंश ने धीरे से उसकी गर्दन के जख्म पर अपने होंठ रख दिए थे। मिष्का की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसकी रूह तक सिहर गई थी। छोटे मालिक, वो डर जो कभी उसे बोझ लगता था, अब उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। वंश ने हल्के से उसका चेहरा थामते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ जान। वंश ने धीरे से उसकी लट हटाई और कान के पीछे सरकाई। अगर मैं सुबह सुबह तुम्हें ऐसे ही डराता रहा तो क्या हमेशा यूं ही मेरे सीने से लगी रहोगी? नहीं, सच में। हाँ। मिष्का ने झपकर खुद को छुड़ाया और जैसे ही पलटकर दरवाजे की ओर जाना चाहा, एक पल में वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इतनी जल्दी क्या है? लड़ाई करके भाग जाना तुम्हारी आदत है क्या? अभी मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला है। उसकी आवाज़ में वही तलखी थी जो सीधा रूख को उतरती थी। मिष्का ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर इस बार वंश ने उसकी कमर पकड़कर उसे सीधा बेड पर गिरा दिया था। वंश जी, मिष्का चीखी, पर अगले ही पल उसकी आवाज़ घुट गई थी, क्योंकि वंश फिर से अब उसके ऊपर झुका हुआ था। उसके दोनों हाथ मिष्का के दोनों हाथों को कसकर पकड़ चुके थे। उसके वार उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और सांसें इतनी करीब थीं कि मिष्का का चेहरा गर्म हो गया था। कहाँ जा रही थी जान? मुझसे बचकर, वंश ने उसके कान के पास फुसफुसाया। इतने धीमे की सांसें ही सवाल बन गई थी। हटिए आप। मिष्का ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। वंश की आंखें मिष्का के चेहरे पर नहीं, उसकी धड़कनों पर टिकी हुई थीं, जो डर से तेज तेज धड़क रही थी। डर लग रहा है जान? मिष्का का बदन कांप गया था। आप छोड़िए हमें। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्दों में अब भी हिम्मत थी। वंश ने अपने होठ उसके गाल के करीब लाकर फुसफुसाया, इतना डरती क्यों हो मुझसे मिष्का? मैं इतना ज़्यादा डरावना भी नहीं, उसने अपना चेहरा आईने में देखते हुए कहा। उसके होठ अभी मिष्का के गर्दन के बेहद करीब थे। मिष्का का जिस्म खुद ब खुद सिकुड़ गया था। ओह! वंश की आवाज़ उसकी रगों में उतरती गई थी। आप छोड़िए हमें। उसकी मासूम आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें भी एक मासूम हिम्मत छिपी थी। वंश उसे डरता हुआ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। और तभी ओह सॉरी, दरवाज़ा खुला और आरती दीदी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं देखा।
आरती दीदी ने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए थे, लेकिन उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। मिष्का तेजी से खुद को वंश की पकड़ से छुड़ाने लगी थी, मगर उसकी हालत ऐसी थी जैसे बिल्ली के सामने चूहा। चेहरा लाल, होंठ कांपते हुए और आंखों में शर्म और डर दोनों थे। दीदी, वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। चादर समेटने की कोशिश में और उलझती जा रही थी। वंश अब पीछे हट चुका था। चेहरा जरा भी नहीं बदला था, कोल्ड, सीरियस और हल्की सी तलकी के साथ बोला, आरती दीदी, पति पत्नी को बिना नोक किए परेशान करना गलत आदत है। ओ कपल, आरती दीदी ने भौं चढ़ाई। वंश कुछ नहीं बोला था। उसकी आंखें अभी मिष्का पर टिकी हुई थी, जो अभी जमीन में गिरने की कोशिश कर रही थी। दीदी, आप प्लीज बाहर जाएं। वंश की आवाज़ धीमी थी। ठीक है बाबा, जा रही हूँ, लेकिन जल्दी नीचे आ जाना। अंजलि दीदी इंतजार कर रही हैं तुम लोगों का। और हाँ, इस बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार दरवाज़ा बंद करना बिल्कुल मत भूलना। आरती दीदी ने हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। मिष्का की हालत किसी तूफान में फंसी कश्ती जैसी थी, हाँफती हुई, थरथराती हुई। दीदी, वो कुछ कह नहीं पाई थी, बस खुद को चादर में ढकती हुई झटके से उठी और भागती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अंदर से लॉक की आवाज़ आई। वंश वहीं खड़ा रहा था कुछ पल, फिर उसकी आंखों में एक धीमी सी मुस्कान उभरी, जो शायद आज तक मिष्का ने भी नहीं देखी थी। भागने की आदत अभी गई नहीं है तुम्हारी जान, उसने बामुश्किल खुद से कहा, और फिर बिना कोई शोर के कमरे से बाहर चला गया था। कुछ देर बाद बड़े सी डाइनिंग टेबल पर, जिस पर हर चीज़ करीने से सजी हुई थी, दादी जी की जगह पहले से ही तय थी। सिर उठाकर उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे कुछ चेक कर रही हों। मिष्का कहाँ है? श्रुति ने पानी का गिलास उठाते हुए पूछा। अंजलि दीदी ने धीमे से कहा, वो आ रही होगी भाभी, मैंने आरती को भेजा है, उसने बोल दिया था उसे। तभी धीमे कदमों से मिष्का डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। चेहरे पर अभी उस वाक़ये की शर्म बाकी थी। उसे लग रहा था कि आरती ने सबको नीचे आकर बता दिया होगा। बाल बिखरे हुए थे, साड़ी का पल्लू बार बार संभालती हुई वह धीरे से टेबल के किनारे बैठने ही वाली थी। वहीं रुक जा लड़की, दादी माँ की कड़वी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। सभी की नजरें मिष्का पर टिक गई थीं। ये नौकरानी है, ये नौकरानी हमारे साथ एक टेबल पर नहीं बैठेगी। वंश से ब्याह हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बराबरी की हो गई। मिष्का के कदम ठिठक गए थे, जैसे फर्श से ही चिपक गए हों। दादी माँ, अंजलि दीदी ने विरोध किया। अब तो वो चुप रहो अंजलि, दादी माँ ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। अब नौकर भी मालिकों के साथ बैठकर खाना खाने लगे तो क्या इज्जत रह जाएगी राजवाड़ा खानदान की। फिर उन्होंने श्रुति की ओर देखा और आंखों से इशारा किया, इसे एक प्लेट लगा दो श्रुति, नौकरों वाली ट्रे में, और नीचे के स्टूल पर बिठाकर खिला दो। इसे हमेशा याद रहना चाहिए कि ये सिर्फ एक नौकरानी है। श्रुति थोड़ा चिचकी, लेकिन दादी माँ की आंखों में जो क्रूर आदेश था, उससे टकराने की हिम्मत वहाँ बैठे लोगों में से किसी में नहीं थी। मिष्का की आंखों के कोनों में नमी तैर गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सिर झुकाए खड़ी रही थी, मानो हर इंसल्ट उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा में उतर रही थी। मिष्का सिर झुकाए खड़ी थी, गला सूख चुका था, उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा था। उसे आदत थी सह लेने की। मामी जी भी तो उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। बचा कुचा खाना सबका झूठा उसे दिया करती थी। तभी टॉप सीढ़ियों से उतरते हुए वंश रायजादा का ठंडा लेकिन ठहराव भरा अंदाज पूरे हॉल में गूंज गया था। बालों से अबे पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं। चेहरा ताज़ा, लेकिन आंखों में वही पुराना बर्फ जैसा सन्नाटा था। उसने किसी और को नहीं देखा, सीधा आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हुआ। सब खामोश हो गए थे, यहाँ तक कि दादी माँ भी। किसने कहा? वंश की आवाज़ नरमी और गहराई से लिपटी हुई थी, लेकिन तलखी से खाली नहीं थी। किसने कहा कि हमारी जान हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती? इश्का ने सर उठाया, आंखें हैरानी से फैली हुई थी, चेहरे पर डर और उलझन दोनों थी। वो दादी माँ के होंठ भिज गए थे, क्योंकि वंश के सामने बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, दादी माँ के अंदर भी नहीं। वो वाकई किसी जल्लाद से कम नहीं था। और रायजादा मेंशन के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। वंश ने कुर्सी पीछे खींची और बैठ गया था। फिर धीरे से बाईं ओर देखा और हाथ बढ़ाकर मिष्का का हाथ थाम लिया था। इधर आओ। मिष्का एक पल के लिए वहीं जड़ हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वंश दादी माँ का हुक्म नहीं मान रहा था। उसकी सांसें रुक गई थी। पूरे हॉल में सिर्फ प्लेटों की हल्की खनक और घड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वंश, उसने बहुत धीमे से कहा, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो, लेकिन वंश की उंगलियों की पकड़ अब कस चुकी थी। कहा ना, इधर आओ। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर एक ऐसी सख्ती लिए हुई थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मिष्का ने झिझकते हुए आगे बढ़ी, लेकिन अभी भी उसके कदम भारी थे। वंश ने सब्र नहीं किया। उसने मिष्का की कलाई पकड़ी और उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया था, और अगले ही पल वो उसकी थाइस पर थी। पूरे डाइनिंग हॉल में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। श्रुति के हाथ से तो ग्लास छूटते छूटते बचा था। अंजलि दीदी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चाची जी बस मुंह बनाकर ही रह गई थी, और दादी माँ का चेहरा, वो तो पत्थर बन चुका था। वंश, दादी माँ की बात गूंजने ही वाली थी कि उन्होंने खुद को जब्त कर लिया था। वंश ने एक नज़र उनकी ओर डाली, तीखी चेतावनी भरी। हमारी बीवी है ये, कोई एतराज़ है किसी को?
कोई कुछ नहीं बोला था। मिष्का की आंखें शर्म से झुक गई थीं। उसका बदन हल्का सा कांप रहा था, लेकिन वंश ने उसकी ठोड़ी उठाई, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। जब साथ निभाने की कसम खाई है तो खाना भी साथ ही खाएंगे आज से हम। उसने सामने से कटोरी उठाई और अपने हाथ से निवाला बनाकर मिष्का के होठों के पास लाया। खाओ। सब देख रहे हैं छोटे मालिक, मिष्का फुसफुसाई। तो क्या? वंश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अब से ये सब तुम्हें ही देखेंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। मिष्का ने कांपते हुए निवाला मुंह में ले लिया था। बस छोटे मालिक, हम बाद में खा लेंगे। लेकिन वंश वहीं रुका था। वंश के हाथों से मिष्का को प्यार से खाना खिलाए जाने की हल्की सी आवाज़ और सांसों की गर्माहट उसके गालों से टकरा रही थी, और सबने सिर झुकाकर खामोशी से खाना खाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब हर नज़र एक बात समझ चुकी थी। वंश रायज़ादा का प्यार जितना जुनूनी था, उतना ही बेमुरव्वत भी। करीब 15 मिनट बाद वंश ने चम्मच और प्लेट वापस टेबल पर रख दिए थे। वंश ने मिष्का की चम्मच वापस मेज़ पर रखी और बिना कुछ कहे अपनी गोद में उठा लिया था। वंश! दादी माँ की आवाज़ इस बार तेज थी, लेकिन वंश ने उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया था। दादी माँ, पहले ही बहुत तमाशा हो गया है। उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी थी। अगर अब इसे किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। सब लोग एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ये मिष्का वंश रायज़ादा है, कोई मामूली नौकरानी नहीं। दादी बस अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गई थीं। अगर किसी ने इसे तकलीफ पहुंचाई तो उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ मैं उस इंसान को पहुंचाऊंगा जो इसकी आंखों में आंसू लेकर आएगा। मिष्का का चेहरा शर्म और हल्की घबराहट से भर गया था। उसकी उंगलियां वंश के कॉलर को कसकर पकड़ चुकी थीं, जिसे सबसे छुपचाना चाहती हो। वंश उसे सीधा सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर अपने कमरे में ले गया था। दरवाज़ा उसने पैरों से ही बंद कर दिया था। कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वंश ने उसे धीरे से बेड पर बिठाया। उसकी आंखों में बड़ी बेचैन नरमी थी। वंश कब क्या कर बैठे ये कोई भी नहीं जानता था, शायद वो खुद भी नहीं। मिष्का ने धीरे से कहा, छोटे मालिक, आपने तो खुद कुछ भी खाया नहीं। वंश ने धीरे से उसके होठों पर रब करते हुए कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, पर भूख तो लगी होगी ना। वंश ने एक पल के लिए थमा और फिर बिना कोई जवाब दिए उसने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया था। मिष्का की आंखें खुली रह गई थीं। उसका बदन सिहर उठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वंश अचानक उसे किस कर लेगा। उसकी सांसें अनियमित थीं। उसकी पलकों पर हल्की हल्की थरथराहट थी। वंश ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और माथे से लेकर ठोड़ी तक उसने अपनी उंगलियों की नरमी से उसका चेहरा छूता गया था। तुम नहीं जानती जान, उसकी आवाज़ कांप रही थी, कितना मुश्किल होता है खुद को तुम्हारे सामने जब्त करना, और अभी तो बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है। मिष्का की पलकों में धीरे से झुककर मानो उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मिष्का की सांसें रुकने लगी थीं। वंश को किस करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे। उसकी पलकों की कपकपी, उसके कांपते होंठ। वंश एक पल को थमा और उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से पीछे हट गया था। मिष्का अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वंश ने एक नज़र उसको देखा और फिर प्यार से कहा, मैंने अपना खाना खा लिया है, और मिष्का की तरफ झुककर उसके सर पर बहुत नरमी से हाथ फेरा, जैसे किसी मासूम बच्चे को सुलाया जाता है। अब तुम आराम करो जान, शाम को मिलते हैं तुमसे, अभी कंपनी जाना है। मिष्का बड़ी बड़ी आंखों से उसे सवालिया नजरियों से देख रही थी। उसे वंश बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। जो इंसान शादी से पहले उस पर इतना गुस्सा करता था, वो एक पल में इतना कैसे बदल गया। वंश के जाते ही कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैल गया था। मिष्का अब भी वैसी ही बैठी थी, बिस्तर के किनारे, थोड़ी सहमी सी, थोड़ी उलझी हुई और बहुत ज़्यादा कुछ सोचती हुई। उसने धीरे से अपने होठों पर उंगली रखी। वहाँ अब भी वंश की छुअन की गर्माहट बाकी थी। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा हल्के से खटखटाया गया। भाभी, श्रुति और आरती बिना जवाब इंतजार किए अंदर आ गई थीं। हमें पता है भैया अभी गए हैं, आप अकेली होंगी तो बोर हो रही होंगी ना, इसीलिए हम लोग आ गए, श्रुति ने कहते हुए चंचल मुस्कान दी। श्रुति वंश के छोटे भाई की बीवी थी। अनंत वंश का कजिन लगता था। श्रुति ने चंचल मुस्कान लेते हुए कहा, पर जैसे ही नजरें उसकी मिष्का के चेहरे पर पड़ी, आरती ने चुपचाप उसकी ओर इशारा किया और फिर धीरे से फुसफुसाई, ओह माय गॉड भाभी, ये लिपस्टिक कैसे फैल गई आपके चेहरे पर। मिष्का चौंक गई थी। वो तुरंत उठी और अपने होठ रगड़ने लगी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्रुति और आरती ने एक साथ कहा, ओहो, और हंसी रोकते हुए बेड पर बैठ गई थी। भाभी सच बताइए, क्या भैया आपको कंपनी जाने से पहले कुछ ज्यादा ही प्यार देकर गए हैं। आरती ने आंख मारते हुए कहा। मिष्का की आंखें बड़ी हो गई थीं और गालों पर लाल रंग फैल गया था।
और उसने एक तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया था। वो ऐसी बात नहीं है भाभी, वो तो उन्होंने। उसकी धीमी शर्माई हुई आवाज़ तकिए के पीछे से आई। श्रुति पीछे से उसकी चोटी पकड़कर बोली, हमें सब समझ आता है भाभी, लिपस्टिक फैलना कोई आसान बात थोड़ी ना होती है। आखिर हम भी शादीशुदा हैं, अच्छे से जानते हैं वंश भैया ने क्या किया होगा। तीनों की हंसी के बीच दरवाजे पर एक और आवाज़ आई, अंदर आ सकती हूँ क्या? ये अंजलि थी। उनकी नरम मुस्कान और पूजा की तैयारी वाली थाली हाथ में लिए थी। श्रुति और आरती उनके आने पर तुरंत शांत होकर उठ खड़ी हुई थी। अंजलि के कमरे में नजर घुमाई और मिश्का की ओर देखते हुए धीरे से उसके पास आई और उसके बालों को पीछे करते हुए पूछा, मिश्का, हमारे वंश कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं करते? हमने बहुत अरमानों से तुम्हारी शादी वंश से कराई है। हम चाहते हैं कि तुम उसके दिल में जगह बनाओ। मिश्का की नजरें झुकी रही थी। वो कुछ नहीं बोली थी, बस हल्के से सिर हिला दिया था। नहीं दीदी, वो कभी परेशान नहीं करते। फिर जयदेव बहुत धीरे से लबों पर मुस्कान तैर गई थी। अंजलि सब समझ गई थी और वैसे आधे से ज्यादा तो वंश का रवैया सबने डाइनिंग टेबल पर देख ही लिया था। उन्होंने बस उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, आज की पूजा सिर्फ तुम्हारे और वंश के लिए है, अब देर मत करो। पीली साड़ी मैंने तुम्हारे लिए रखवाई है, पहन लेना उसे। अंजलि वहां से चली गई थी। श्रुति फिर से बोली, हाँ भाभी, और लिपस्टिक भी ठीक से लगाना, शायद शाम को फिर फैल जाए। हमारे देवर जी जरा उतावले हैं। मिश्का ने तकिया उठाकर चेहरा ढक लिया था। शाम का समय था। घाटों पर दियों की कतारें सज चुकी थीं। गगन में घंटियों की दवनी, शंख गूंज और हवाओं में घुली चंदन की महक, सब कुछ एक अलौकिक अनुभव बन चुका था। बड़े कमल दीपक जिनमें से लपटें लहराती थीं। पंडित उन्हें दोनों हाथों से नाश्ती ले में घुमा रहे थे। मिश्का आरती स्थल के पास सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। न जाने कब से वंश का इंतजार कर रही थी। पीली साड़ी में, सिर पर पल्लू, आंखें बंद और मन में वंश का ख्याल। उसके कानों में सिर्फ आरती की धुन नहीं थी, बल्कि वंश की कहीं वो बातें भी गूंज रही थीं। तुम अब आराम करो जान, शाम को मिलते हैं तुमसे। उसी पल पीछे से एक परिचित परछाई उसके पास आकर रुकी। उसने आंखें खोलकर पीछे देखा तो वंश मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मिश्का जब भी वंश को देखती थी वो यकीन नहीं कर पाती थी कि ये वही वंश है जिसे वो जानती थी। वंश साफ सुथरे कुर्ते पजामे में, माथे पर तिलक और आंखों में वही पुरानी बेचैनी जो सिर्फ मिश्का के सामने ही दिखाई देती थी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहे थे। आरती की लपटें जैसे पीछे रह गई थी, लोगों की भीड़ धुंध सी हो गई थी और वक्त जैसे ठहर गया था। वंश धीमे से नीचे बैठ गया था। मिश्का के बगल में घंटों की गूंज, शंखों का स्वर और दीपों की लौ। घाट पर शाम की आरती अपने चरम पर थी। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ निगाहें अब भी दुनियावी चालों में उलझी हुई थी। मिश्का पीली साड़ी में सिर झुकाए बैठी थी और हाथों में पूजा की थाली थी। वंश उसके बगल में ही बैठा था और उसे प्यार से देखे जा रहा था, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों पर खड़ी दादी माँ की नजरों में कुछ और ही जल रहा था। उन्होंने बगल में खड़ी एक पुरानी नौकरानी को हल्के से इशारा किया। घाट पर गूंज रही थी ओम जय जगन्नाथ माँ। पूरा माहौल देवता से भरा हुआ था। कमलदीप ऊंचाई पर उठाए आरती कर रहे ब्राह्मणों के पीछे अब वंश और मिश्का दोनों खड़े थे। एक ही थाली, एक ही लो। वंश की हथेली मिश्का की हथेली के ऊपर रखी हुई थी। देवी माँ की मूर्ति के सामने ये आरती उनकी नई शुरुआत की प्रतीक थी, लेकिन शायद ये शुरुआत किसी की आंखों में कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। ऊपर की सीढ़ियों पर दादी माँ की आंखें बुरी तरह जल रही थीं। उनके होठों पर एक कटु मुस्कान थी और उनकी निगाहें मिश्का की हथेलियों पर थीं। आरती की थाली में घी भरा हुआ था, लेकिन उस थाली में एक अतिरिक्त कटोरी भी रखी गई थी जिसमें गर्म तेल था। मिश्का और वंश पूरी भक्ति के साथ आरती करने में मगन थे और उनकी आंखें देवी माँ पर थीं। मिश्का को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज आरती के दौरान उसके साथ क्या होने वाला था। वंश ने जैसे ही थाली आगे बढ़ाई और जैसे ही मिश्का ने दोनों हाथों से थाली को थामा, छपाक पूरा गर्म तेल थाली से छलका और सीधा मिश्का के दोनों हाथों पर गिर गया था। आह! मिश्का अपनी चीख दबाकर रह गई थी। मिश्का के दोनों हाथ कांप उठे थे। आरती की थाली उसके हाथों से गिरते गिरते बची थी। वंश ने फुर्ती से थाली संभाल ली थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मिश्का, क्या हुआ तुम्हें? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और उसकी कांपती हुई हथेलियां पकड़ी जो पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी और जलन से कांप रही थी। दादी माँ की आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी, जैसे किसी शतरंज की चाल कामयाब हो गई हो। दोस्तों, पलकों की छाँव में स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस वक्त वाईफाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं रात को 8 बजे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ।
मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया करूँगी, क्योंकि जब वाईफाई काम करेगा मैं वीडियो तभी अपलोड कर पाऊँगी। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव या अस्वीकार्य व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को केवल एक फिक्शनल एंटरटेनमेंट के रूप में ही देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।